तो, हम तरीके से बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन सर के संरक्षण के अधिकार को बताता है। हाँ, देखा था विधि द्वारा स्थापित दैहिक जिसके हम न्यायिक निर्णयों पर चल रहे थे, तो जिसमें हमने देखा था कि विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध ये संरक्षण प्राप्त है। ये इसी को पालन बना मद्रास राज्य के केस में बताया गया था। और इसी के में एक को पालन में बताया गया था कि केवल कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है, लेकिन बाद में जब हमारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस आया तो उसमें इन चीजों को बताया गया कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को बताया गया कि जो आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी इसके अंतर्निहित माना गया था। फिर हमने देखा था कि एकांतता का अधिकार में जो महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण 1991 का मामला था, उसमें एकांतता का अधिकार के बारे में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो, उसको भी एकांतता का अधिकार प्रदान किया गया है इस संविधान के द्वारा। फिर हमने लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 के मामले में देखा था कि जो वयस्क बालक बालिका होते हैं उनको अंतरजातीय विवाह करने का अधिकार है। फिर हमने देखा था कि सर आपका आवाज बहुत धीमे आ रहा है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के तहत विदेश भ्रमण का अधिकार भी आपका उसमें निहित है, जो फ्रांसिस कॉरेल बनाम भारत संघ के मामले में बताया गया था। और साथ ही साथ पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ के मामले में बताया गया था कि आपको विदेश भ्रमण का भी अधिकार इसमें दिया गया है। फिर जो आपका इस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार करते हुए न्यायालय ने ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986 में और दिल्ली डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चरल एम्प्लॉयज बनाम दिल्ली प्रशासन 1992 के मामलों में किसी भी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के अधिकार के संबंध में कुछ सिद्धांतों को बताया गया था कि व्यक्ति को अपनी जीवन जीने के लिए उसको जीविका उपार्जन का भी अधिकार इसी के तहत माना जाएगा। फिर हमने देखा था कि जो स्वास्थ्य सेवक होते हैं उनको भी संरक्षण इसी अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। फिर हमने देखा था कि जो रामलीला मैदान के संदर्भ में, जो रामलीला मैदान में जो बाबा रामदेव उसके अनुयायियों के साथ आधी रात्रि में उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, तो उस मामले के तहत एक हमारे पास एक अधिकार का सृजन हुआ जिसे बोलते हैं निद्रा का अधिकार के संबंध में है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो चैन से सो रहा है कहीं पर भी तो उसको सोने का अधिकार प्रदान किया गया। फिर कारागार में रहने वाली कोई बंदी महिला है तो उसके साथ जो बच्चे होते हैं उनके भी हितों का संरक्षण इसी अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। या आर डी उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश का मामला था, जिसमें जो कारागार में बंदी महिला है तो उसके जो बालक होते हैं उनको भी उनके हितों के संरक्षण का अधिकार, उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण आहार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा का अधिकार की चीजें उसको भी इसमें शामिल करने की बात कही गई थी। फिर हम देखते हैं आज आहार पाने का अधिकार, जो पीयूसीएन बनाम भारत संघ 2000 का मामला था। पीयूसीएन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि ऐसे लोग जो खाद्य सामग्री खरीदने की असमर्थता के कारण भूख से पीड़ित हैं, उन्हें अनुच्छेद 21 के अधीन राज्य द्वारा खाद्य सामग्री मुफ्त पाने का मूल अधिकार है। और इस समय जब राज्य के गोदाम में पर्याप्त मात्रा में अनाज भरे पड़े हैं और सड़ रहे हैं, तो न्यायालय ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में राज्य को सभी वृद्धों, दुर्बल, विकलांग, निराश्रय महिलाएं, निराश्रय पुरुष, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं और निराश्रय बालकों को खाद्य सामग्री प्रदान करना चाहिए। न्यायालय ने राज्यों को उपयुक्त सभी व्यक्तियों को अपने गोदाम में पड़े अतिरिक्त खाद्यान्नों को तत्काल राशन दुकानों के माध्यम से देने का निर्देश दिया, जिससे भूख और कुपोषण से होने वाली मृत्यु
से लोगों को बचाया जा सके। तो इस मामले से हमारे पास आया कि आहार पाने का भी आपका एक मूल अधिकार है। यदि वह व्यक्ति निःशक्त है, असहाय है, उतनी उसकी जो क्षमताएं कि वो अपने लिए आहार का इंतजाम नहीं कर सकता, कुछ कमा नहीं सकता, तो उसको क्या है, सरकार की तरफ से आहार देने का, आहार पाने का अधिकार होता है। और यह कर्तव्य किसका होगा, राज्य का होगा। फिर जो अनुच्छेद 21 है वो कहता है आपका, फिर अनुच्छेद 21 जीवन जीने के के अधिकार में मरने के अधिकार को सम्मिलित नहीं माना गया। तो देखिए अनुच्छेद 21 में बताया गया कि जो आपका प्राण दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो प्राण दैहिक स्वतंत्रता के तहत क्या है कि आपको अपना जीवन को कैसे भी जीने का अधिकार दिया गया। तो इसके साथ एक प्रश्न एक प्रश्न उठता है कि क्या कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल होगा, कि यदि आपका जीवन है तो क्या आप उस जीवन को खुद से ही समाप्त कर सकते हैं। तो इसी संबंधित हमारे पास दो तीन मामले हैं जिसको देखकर हम समझकर इसको इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जो 1987 का एक मामला था महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपति दुब्बल का। तो इस मामले में निर्धारित किया गया था कि जो आईपीसी है, जो भारतीय दंड संहिता है, उसकी धारा 309, जो धारा जो 309 है वह बताती है आपका आत्महत्या के प्रयत्न कर जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न करेगा उसको एक अपराध की कोटि में इसको रखा गया है 309 के तहत। तो उसके अधीन क्या है कि आत्महत्या एक अपराध है और संविधान के अनुच्छेद 21 का वो उल्लंघन करती है, अतः वह अवैध है। तो अनुच्छेद 21 के अधीन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, अतः 309 जो इस अधिकार को छीनती है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। देखिए अब जीवन के अधिकार में अगर मरने का अधिकार शामिल है माना जाएगा। श्रीपति दुब्बल का मामला हमने समझा था पूर्व में कि एक जो श्रीपति दुब्बल थे वो क्या थे, एक सिपाही थे और उनकी दुर्घटना हो जाती है। तो उसके बाद फिर उनको किसी प्रकार की सरकार से सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है, उनकी जीविकोपार्जन के में बाधा पहुंचती है। तो वह क्या करता है, मरने का प्रयास करता है, आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है। तो उनको 309 के तहत जो उनके ऊपर आत्महत्या का प्रयत्न का चार्ज लगता है, तो उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई चलती है। लेकिन कोर्ट कहती है कि राज्य का ये दायित्व था कि वह एक निसहाय सिपाही की जो सरकार का सेवक रह चुका है उसकी सहायता करने में विफल था, तो उसके द्वारा जो कदम उठाया गया वो लाजमी था। तो वहां पे क्या बताया गया कि तो 309 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, कि अर्थात कि अब उसके जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल कर दिया गया, ऐसा बोला गया। ठीक है, और उसने बोला कि देखिए जो मरने की इच्छा होती है वो अस्वाभाविक नहीं है, यह केवल असाधारण और विलक्षण है। और जो परिस्थितियों में व्यक्ति जैसे वो जो श्रीपति दुब्बल की जो परिस्थितियां थी उसमें व्यक्ति का जीना एक भार स्वरूप हो गया था। ठीक है, तो ऐसे मामले में क्या है, यदि कोई व्यक्ति अगर मरने का प्रयास कर रहा है तो वह दोषी नहीं माना जाएगा। और इसके तहत उन्होंने जो 309 था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। फिर 1994 में दूसरा एक केस है पी रति नाम बनाम भारत संघ 1994। तो इसमें इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत जो मरने का अधिकार भी सम्मिलित है। तो अतः जो भारतीय दंड संहिता की धारा 309 है जिसके अंतर्गत आत्महत्या करने का प्रयास करना एक दंडनीय अपराध है, वह असंवैधानिक है और अवैध है। न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता का उक्त उपबंध क्रूर तथा न्याय विरुद्ध है, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति को दंड देने का प्रावधान करता है जो पहले से पीड़ित है और जिसे मानसिक रोग से जूझने की सलाह की आवश्यकता है और दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। देखिए जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो एक प्रकार से क्या करता है, वो किसी न किसी परेशानी में आकर उन चीजों को, ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य हो जाता है, जब उसको लगता है कि उसका जीवन जीना उसके लिए एक भार स्वरूप हो जाता है, कि वह उसका जीवन अब जीवन जीने लायक नहीं रहता। तो उस स्थिति में क्या है कि वह एक प्रकार से पीड़ित होता है, एक मानसिक रोग की अवस्था से गुजरता होता है और उसके द्वारा अगर आत्महत्या का प्रयास भी किया जाता है तो वह क्या है, किसी अन्य व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाता। तो जो आत्महत्या का प्रयास है वो नैतिकता, धर्म, समाज और लोक नीति के विरुद्ध भी नहीं है। तो प्रस्तुत मामले में ब्रिटिशर्स ने जिनके विरुद्ध धारा 309 के अधीन किए गए अपराध के लिए कार्यवाही की जा रही थी, ठीक है, तो उसमें धारा 309 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।
तो न्यायालय ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में आत्महत्या का प्रयास अपराध नहीं है। न्यायालय ने मुंबई के जो उच्च न्यायालय में जो मामला बना था पूर्व में, महाराष्ट्र बनाम श्रीपति दुब्बल का, के मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण किया और 309 जो भारतीय दंड संहिता की धारा 309 है उसको क्या किया, अवैध घोषित कर दिया गया। अब इसमें बहुत बड़ा एक डिस्कशन चलने लगा कि क्या जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है कि नहीं है। तो ये क्या पूरे विश्व में बहुत ही इसके ऊपर गहन डिस्कशन चला, विचार विमर्श चले कि किसी व्यक्ति को मरने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक क्या है कि इस मामले में कोई आज तक एकमत नहीं हुआ कि क्या जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल होगा कि नहीं होगा। कई जो मामलों परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है कि जीवन जीने के अधिकार में मरने के अधिकार को शामिल कर लिया गया, जो ये 2 मामले हमने देखे उसके तहत, ठीक है। लेकिन फिर जो हमारा जो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 का जो मामला आया, तो इसमें जो उन्होंने प्री रतिराम बनाम भारत संघ 1994 का जो निर्णय दिया गया था उसको उन्होंने पलट दिया और उन्होंने साफ कहा कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है। और इससे क्या हुआ कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को संवैधानिकता और विधि मान्यता प्रदान की, क्योंकि जीवन के अंतिम क्षण तक गरिमा से मरने के अधिकार की तुलना में जीवन की सामान्य अवधि को कम करके अप्राकृतिक रूप से मरने का अधिकार से नहीं की जा सकती। अर्थात देखिए, जब जीवन की बात कर रहे हैं तो उसमें अंतिम क्षण तक क्या है, इंसान को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार उसको है, साथ ही गरिमापूर्ण वातावरण में उसको मरने का मतलब गरिमापूर्ण प्राकृतिक तौर से मर सकता है वो, ठीक है। या मरने के बाद उसको क्या है, उसकी जो सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार की जाए, वो सारी चीजें उसमें शामिल होगी। लेकिन क्या है कि किसी की जीवन को सामान्य अवधि को कम करके अप्राकृतिक रूप से यदि कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो उसमें हम कभी भी जीवन जीने के अधिकार में मरने के अधिकार को शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो बहुत जो उसके जो न्यायमूर्ति थे JS वर्मा, उन्होंने कहा कि जीवन का कोई पहलू उसे गरिमामय बनाता है, वह अनुच्छेद 21 में निहित है, ना कि वह उसे समाप्त करता है। तो जो अनुच्छेद 21 उसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है या संरक्षण प्रदान करता है, तो उसके तहत है कि उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए देता है, ना कि उसको क्या है कि अपने जीवन को समाप्त करने के लिए देता है। तो वो उसका कभी भी जो आप अनुच्छेद 21 है उसका आप निर्वचन करेंगे तो उसको हमेशा सकारात्मक तौर पे करेंगे, ना कि उसको नकारात्मक के तौर पे करेंगे। और जो जीवन जीने का अधिकार, उसमें गरिमामय जीवन भी आता है। ऐसा अधिकार है जो प्राकृतिक जीवन के अंत तक बना रहता है, ठीक है। कि आपको अगर जीवन जीने का अधिकार दिया गया है तो आप जिस दिन पैदा हुए तब से वो अधिकार आपके ऊपर लागू हो जाता है और इसको आप खत्म नहीं कर सकते हो। ये खत्म कब होगा, जब आप प्राकृतिक तौर पे आपकी मृत्यु हो जाए। लेकिन आप अगर अपने जीवन को समाप्त करने की बात कहोगे तो क्या होगा, ये अनुच्छेद 21 के तहत आपको ये अधिकार कभी भी प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ आता है कि अब जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। फिर आपका फिर हम देखते हैं कि इसके जो नए आयाम थे जिसको लोकहितवाद के माध्यमों से जो आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार है उसका विस्तार किया गया। तो उसमें बताया गया कि जो प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपभोग का अधिकार, तो ये मामला था आपका सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य का 1991 का, कि इसमें बताया गया कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपभोग का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। यदि आप प्राण के अधिकार की बात करेंगे या जीवन के अधिकार की बात करेंगे तो जीवन जीने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक जो बेसिक कि आप एक बार बिना भोजन के जी सकते हो कुछ समय तक, आप बिना जल के भी जी सकते हो, लेकिन बिना वायु के नहीं जी सकते हो। अब वायु अगर शुद्ध नहीं होगी तो आपकी जो जीवन हो वो कष्टकारी हो सकती है। तो इसके मामले में बताया कि प्रदूषण मुक्त जल तथा वायु के उपभोग का अधिकार के संबंध में बताया कि हर व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को जो भारत का नागरिक है, और जो प्रत्येक व्यक्ति को जल और वायु के प्रदूषण से बचने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन लोकहितवाद संस्थित करने का उसको अधिकार प्रदान किया गया। यदि आपके परिक्षेत्र में किसी प्रकार का प्रदूषण होता है जिससे वहाँ की जल और वायु में प्रदूषण होता है और जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर या आपके समाज के ऊपर पड़ता है और जिससे सीधा प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पे पड़ता है, तो तब आप क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 का लाभ लेते हुए जो आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में कहता है के तहत आप लोकहितवाद फाइल कर सकते हो। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, जो आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है।
फिर हम इसी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जब हम पर्यावरण की बातें कर रहे हैं तो उसके लिए पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण जो अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया, तो उसके लिए बहुत सारे विभिन्न केस लॉज के माध्यम से इसको बताया गया। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है एमसी मेहता, ठीक है, जो बहुत ही वो पर्यावरण एक्टिविस्ट है। वो पर्यावरण से संबंधित सबसे ज्यादा उन्होंने लोकहितवाद दायर किए, जिसके आधार पे कई सारे जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 21 के तहत सम्मिलित किए गए हैं। तो इसी मामले में हम आगे बढ़ते हैं कि मानव जीवन के पर्यावरण का प्रदूषण से मुक्त रहना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए संसद में जो अब दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, तो आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत ये भी है कि यदि आप प्रदूषण में रहते हैं तो वहां पर भी आपको क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान मिलना मुश्किल है। कि प्राण के लिए क्या है कि आपके पास शुद्ध पेयजल होना चाहिए, शुद्ध वायु होनी चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। तो इसी पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण के अधिकारों का विस्तार किया गया। तो इसके लिए क्या है, हमारी जो संसद है उन्होंने विभिन्न अधिनियमों का निर्माण किया है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो इस तरह विभिन्न अधिनियमों को लाया गया है, जिसके तहत क्या होता है कि सीधा सीधा वो क्या चाहते हैं कि लोगों को प्रदूषण मुक्त वायु वातावरण प्रदान किया जा सके। तो इसी में एक केस था आपका रूरल लिटिगेशन एंड इंटीमेंटल केंद्र देहरादून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। इस मामले में क्या हुआ कि एक पीआईएल दायर किया गया। पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में बोला जाता है उसको लोकहितवाद। फाइल करके न्यायालय को यह बताया गया कि देहरादून में जो कुल पत्थरों की खुदाई के कारण आसपास का पर्यावरण दूषित हो रहा है और आसपास के निवासियों को हानि पहुंच रही है। न्यायालय ने इस बात की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की और समिति की रिपोर्ट मिलने पर इन पत्थरों के खदान की खुदाई का काम रोकने का आदेश दिया। तो जो आपका देहरादून के संबंध में आप जानिएगा कि देहरादून आपका जो एरिया है वो बहुत ही पर्यावरण के स्वच्छ पर्यावरण के लिए जाना जाता है ना। अब वहाँ पे क्या है कि पहाड़ों से क्या पत्थरों की खुदाई की जाती थी और उस खुदाई के दौरान होने वाला जो प्रदूषण है उससे वहाँ के आसपास के एरिया के जो लोग थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम या बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो उसी के लिए उन्होंने पीआईएल दायर किया था। फिर जब देखते हैं एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला जो 1986 का है। ये आपका दिल्ली का ये मामला है, इसको याद रखिएगा। 86 का जो आपका है वो दिल्ली के संबंध में है। तो दिल्ली के जो आवासीय क्षेत्र होते हैं वहां पे एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर। तो उस जो कंपनी थी तो उस कंपनी की एक इकाई, जो उसकी एक यूनिट होती है, कंपनी में जो विभिन्न यूनिट्स होती है तो उसमें से एक यूनिट में वो फूड प्रोसेसिंग का काम करती थी वो कंपनी, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि एक इकाई में ओलियम नामक एक खतरनाक गैस होती है, जिससे उस गैस का उपयोग फूड प्रोसेसिंग और आपका फर्टिलाइजिंग के लिए किया जाता है। तो उस गैस का क्या हुआ, रिसाव हुआ और उस रिसाव के कारण क्या होगा, जो आसपास के एरिया के जो लोग थे उनको बहुत जो सांस की समस्या और विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके लिए पीआईएल दायर किया गया एमसी मेहता के द्वारा। और वहां पे जो वो आवासीय क्षेत्र में जो वह उद्योग था श्री राम फूड फर्टिलाइजर, उसको वहां पे बंद कर दिया गया। फिर आपका दूसरा जो मामला था एमसी मेहता का ही 1986 का, यह आपका था कानपुर का मामला था। कानपुर के संबंध में आप ये जानते हो कि कानपुर आपका क्या है, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। तो वहां पे क्या होता है कि चमड़े उद्योग के लिए क्या सबसे ज्यादा आवश्यक होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो उनको गंगा का जो जल प्राप्त होता था तो वो चमड़ा उद्योग में उस चीजों का उत्पादन के बाद जो अवशिष्ट जल होता था, उत्पादन के बाद जो गंदा पानी होता था, उनको क्या करते थे वो गंगा में प्रदूषित पानी को क्या करते थे, वापस गंगा में बहा देते थे। तो इसके लिए एक जो आपके एमसी मेहता थे उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि जो गंगा में जो गंदा जो चमड़े उद्योग की जो गंदे जल थे, और चमड़े उद्योग की संख्या एक नहीं थी, वो सैकड़ों में है वहां पे चमड़ा उद्योग के लिए, ठीक है। तो उनका जो गंगा में पहुंचता था तो वो क्या कर रहा था कि गंगा के जल को प्रदूषित कर रहा था, और जब गंगा का जल प्रदूषित हो रहा था तो उसके जो आसपास का वातावरण था वह भी उससे प्रदूषित हो रहा था।
तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आपको यह अधिकार नहीं है कि आप वो जो प्रदूषित जल है उसको पहले उचित ट्रीटमेंट करें या उसके लिए एक शुद्धिकरण संयंत्र लगाएं, और उस शुद्धिकरण यंत्र के बाद ही आप उस पानी को वहां भेजेंगे। तो इसमें कोर्ट जो उसमें जो कंपनियों ने कहा कि जो आप शुद्धिकरण यंत्र या फिर ट्रीटमेंट प्लांट की जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही खर्चीला है, और उसके लिए हम अगर वो खर्च हम करने के लिए करने के लायक नहीं है। तो उस पे कोर्ट, और उन्होंने बोला कि यदि हम वो, और कोर्ट ने कहा था कि यदि आप इस प्रकार का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाएंगे तो आपको कारखाना बंद करना पड़ेगा। तो जो कंपनी वालों ने कहा कि हम उस जो शुद्धिकरण या करण यंत्र संयंत्र होगा वो लगाने में असमर्थ हैं। साथ ही साथ अगर हम कारखाना बंद कर देते हैं तो इससे क्या होगी, राजस्व में हानि होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इन कारखानों के बंद होने के कारण उत्पन्न बेरोजगारी और राजस्व की हानि की अपेक्षा लाखों लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और परिवेश का संरक्षण करना अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसके माध्यम से क्या है कि जो कोर्ट है वो समय समय पर क्या होती है कि पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने का कार्य करते आई है। फिर आपका तो ये आपका कानपुर वाला मामला हो गया। फिर एमसी मेहता का आपका केस था 1991 का। तो इस मामले में आपका क्या बताया गया? फिर तो देखिए एमसी मेहता का जो मामला था 1991 का, ये भी आपका गंगा जल प्रदूषण से संबंधित था। तो इसमें उन्होंने जो गंगा के जल में, हेलो। हेलो, तो इस मामले में एक गंगा जल के प्रदूषण के विरुद्ध एक लोकहित याचिका दायर की गई, और जिसमें न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारियों को उचित आदेश देते हुए के लिए निवेदन किया। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि गंगा जल प्रदूषण एक सार्वजनिक उपताप है। ठीक है, यदि अगर गंगा जल का प्रदूषण होता है या नदी का प्रदूषण होता है तो एक क्या है, सार्वजनिक उपताप है। और पिटीशन को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के उपबंधों के द्वारा नगर निगम एवं प्रदूषण बोर्ड पर अधिरोपित विधिक कर्तव्यों के पालन हेतु न्यायालय में लोक हितवाद संसित करने का हक है। न्यायालय ने कानपुर नगर पालिका को यह निर्देश दिया कि वह 6 महीने के भीतर जल परिषद को जल प्रदूषण रोकने के प्रस्ताव भेजे। न्यायालय ने निर्देश दिया कि दूध की डेयरी को शहर से बाहर ले जाया जाए, क्योंकि जो और श्रमिक कॉलोनियों के शिविर लाइनें बनाई जाए, निर्धन लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय बनाया जाए, मनुष्यों की लाशें और मरे हुए पशुओं को गंगा में फेंकने पर रोक लगाई जाए, नए कारखानों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस तब तक ना दिया जाए जब तक वे प्रदूषण रोकने के लिए पर्याप्त उपाय ना लगा ले। तो इस प्रकार के क्या है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए न्यायालय के द्वारा ये दिशा निर्देश जो विभिन्न प्राधिकारी थे उनको ये प्रदान किया गया था। फिर उसी के तहत आगे जब फिर आपका जो 1991 का, देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो एमसी मेहता का जो 88 वाला मामला है और फिर 88 वाला मामला है, ये दोनों मामले आपका कानपुर से संबंधित है, लेकिन पहला वाला मामला आपका चमड़ा उद्योग से संबंधित है, दूसरा आपका नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो आता है एमसी मेहता बनाम भारत सरकार 1991 का। तो यह मामला आपका जो दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित था कि वहां पे जो वायु प्रदूषण हो रहा है, तो जो पेट्रोल और डीजल चलित वाहनों के कारण जो फैलने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उपायों के संबंध में ये लोकहित वाद दायर किया गया था। तो इसके तहत क्या हुआ कि जो आपका पर्यावरण प्रदूषण से के रोकथाम के लिए सिनेमा घरों
और जो सिनेमा घर होते हैं, जो सिनेमा हॉल्स होते हैं या फिर आपके थिएटर्स होते हैं, वहां पे कम से कम 2 स्लाइड दिखाएं कि आप पर्यावरण संरक्षण से संबंधित की, और उनको केवल लाइसेंस इसी शर्त पे दिखाए दे कि वो प्रत्येक दिन में 2 बार किसी भी मूवी के चालू होने के पहले वो प्रदूषण को रोकथाम के जो ऐड होते हैं वो दिखाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि रेडियो और दूरदर्शन में प्रत्येक दिन 5 से 7 मिनट का पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपायों से संबंधित या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रोग्राम को प्रसारित किया जाए। साथ ही साथ जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं और विश्वविद्यालय होते हैं, वहां पे पर्यावरण संरक्षण या के तौर पे एक विषय के तौर पे उसको पढ़ाया जाए, जिससे छात्रों को इसकी जानकारी हो और वे पर्यावरण के संरक्षण में अपना सहयोग दे सके। तो ये सारी चीजें क्यों आपकी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की, क्योंकि ये आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के तहत की चीजें हैं कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए आपको पर्याप्त और उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है, जिससे क्या आप स्वच्छ वातावरण में रहेंगे तभी आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण सही मायने में हो पाएगा। फिर आपका एक और मामला था इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन बनाम भारत संघ 1996 का। ये आपका था राजस्थान का राज्य का मामला। तो ये भी आपका पर्यावरणवादियों ने अनुच्छेद 32 के अधीन एक लोकहितवाद दायर किया था, जिसमें क्या था कि जो राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले के बिचारी गांव में, ठीक है, बिचारी गांव में के पास एक उद्योग था जिसके धुएं के से वहां के आसपास के एरिया में क्या हो रहा था, अम्ल वर्षा जैसी चीजें हो रही थी, जिससे आसपास की जो खेती भूमि थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी, जिसके निवारण के लिए यह केस सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लाया गया था लोकहितवाद याचिका के तहत। फिर आपका एक 1996 का एमसी मेहता का मामला था, जो दिल्ली में ही खतरनाक कारखानों को और पारिस्थितिक और पर्यावरण को जो क्षति पहुंचा रहे थे उन्हें शहर से हटाकर दिल्ली के मास्टर प्लान में स्थान आवंटित करने का निर्देश दिया गया कि जो चीजें, जो उद्योग धंधे जो आपके खतरनाक परिस्थितियों के हैं और जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, उनको क्या है कि दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों से हटा के दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों में विस्थापित करने की बात इसमें की गई थी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला था आपका वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, भारत संघ का मामला 1996 का, कि तमिलनाडु का ही मामला था, वेल्लोर तमिलनाडु में आता है। तो इसमें बताया गया कि तमिलनाडु में चमड़ा तथा जो अन्य व्यवसाय से निकलने वाले अशुद्ध मलबे होते हैं से पर्यावरण को होने वाली भयानक हानि की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और निवेदन किया कि न्यायालय तत्काल ऐसे कारखानों को रोकने का आदेश पारित करे और उससे हुई हानि के लिए प्रतिकर दिलाए। तो जो न्यायालय ने था इस मामले के निर्णय में पॉल्टर प्ले प्रिंसिपल को लागू किया, या बोला जाता है दूषित करने वाला भुगतान करेगा, अर्थात जो उद्योगों के माध्यम से यह प्रदूषण फैला था उन्हीं का ये कर्तव्य है कि उस प्रदूषण को रोकने के लिए और उसके उपायों के लिए जो भी खर्च होगा वह उद्योग ही, जो जिन उद्योगों के माध्यम से हुआ वह उद्योग ही उनको वहित करेगा या उसका भुगतान करेगा। इसी को बोला जाता है आपका पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो प्रदूषण करेगा वही उसको भुगतान करेगा करके। तो इसके चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर हम बात करते हैं कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत जो शीघ्र विचारण का अधिकार है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण मामला था हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य का 1979 का। इसमें जो होता है निर्धारित किया गया कि शीघ्रतर विचारण या स्पीडी ट्रायल और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार 19 जो अधिकार है कि आपको क्या है कि कोई भी जो आपका विचारण चल रहा है वो विचारण क्या होना चाहिए, शीघ्रता में होना चाहिए, वो स्पीडी होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें क्या है कि साथ ही साथ आपको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में हमने पूर्व में चर्चा की थी कि जो भारत में आपका राष्ट्रीय विधिक सहायता केंद्र है, जो राज्य केंद्र स्तर में, फिर राज्य विधिक सहायता केंद्र, उसके बाद फिर आपका जिला विधिक सहायता केंद्र, तो ये विभिन्न आधारों पर क्या है, यह निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करती है। तो इसी के माध्यम से बताया गया था कि स्पीडी परीक्षण का मूल अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस मामले में क्या था कि जो बिहार राज्य में विभिन्न जेलों में जो बंद जो सिद्ध दोष व्यक्ति थे, उनका कई वर्षों से
देखिए जो बिहार राज्य था उसमें कई मामले ऐसे थे जिनमें क्या है उनके व्यक्तियों का विचारण तो चालू हो गया था, लेकिन उनका वो क्या था, ट्रायल पूरी तरह से शुरू नहीं हो गया था, प्रारंभ नहीं हो पाया था। तो उनको क्या चाहिए था कि कईयों का ऐसा था कि उनके जो उनका जो कृत्य था कि उन्होंने जो है चोरी का अपराध किया और उनका विचारण ही नहीं चल पाया, जिस वजह से वो क्या है कि वो 2-2 3-3 साल से जेल में बंद थे, कि उन्होंने एक ऐसी अवधि पूर्ण कर ली थी जिस अवधि के लिए उनको दंड प्रदान किया जाता तो वो भी खत्म हो जाती। ठीक है, तो इसके लिए इस हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य का मामले को के संबंध में उन्होंने पीआईएल डाला था। फिर आपका जो अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आरएस नायक 1992 का मामला था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामले में अभियुक्तों के शीघ्र विचारण के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए और इसमें न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त शीघ्रतर परीक्षण का अधिकार अभियुक्त को सभी स्तर पर अर्थात अन्वेषण, जांच, परीक्षण, अपील, पुनरीक्षण और पुनः परीक्षण पर प्राप्त है। वे सभी अधिकार अभियुक्तों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के अधीन भी उसे प्राप्त है। अर्थात यह है कि देखिए, यदि आपको किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष पाया गया तो उसका क्या है, विचारण चलना चाहिए, मतलब सही मायने जो विचारण है वो सही तरीके से चलना चाहिए। अगर उन विचारणों में अगर लेट लतीफ होती है या उसमें जो किसी प्रकार की बाधा पहुंचती है तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बातों का में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कि यदि आपके जब शीघ्र विचारण होगा तो जल्दी से जल्दी आप दोष मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आप फिर से अपने प्राण जो दैहिक स्वतंत्रता उसके अधिकार का उपभोग कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका वही चीज अगर लेट चलेगा तो क्या होगा कि आप अपने इस अधिकारों का उपभोग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि आपात उपबंध और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में। तो आपात उपबंध के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं कि आपात उपबंध क्या है। कि भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में आपात उपबंध को परिभाषित किया गया है कि भारत में जब विकट परिस्थितियां हों, कि जब बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, जब बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक विद्रोह हो या सशस्त्र विद्रोह हो, ऐसी परिस्थितियों में क्या है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो आपातकाल में सारी शक्तियां किसके पास हो जाती है, राष्ट्रपति के पास चली जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपातकाल में दैहिक स्वतंत्रता के बारे में चीजें बताई गई है कि आपातकाल में क्या होता है कि आपकी जो दैहिक स्वतंत्रता है या अनुच्छेद 21 की जो बातें हैं वो क्या हो जाती है, थोड़ी समय के लिए निलंबित हो जाती है। तो उसी के बारे में है कि आपात उपबंध और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में कि भारतीय संविधान में जो 359 है, जिसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, यह उपबंधित करता है कि अगर 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा कर दी जाती है, राष्ट्रपति ऐसा आदेश कर देता है, तो जो भाग 3 में जो प्रदत्त मूल अधिकार हैं में से किसी जो अधिकार दिए गए हैं भाग 3 के अधिकार, उसको क्या किया जा सकता है, कुछ समय के लिए परिवर्तित किया जा सकता है या उसको निलंबित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के अधिकार को आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति जब आपका राष्ट्रपति शासन जब आपका राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो उस समय क्या होगा, आपके राष्ट्रीय आपात के समय व्यक्ति के जो मूल अधिकार भाग 3 के तहत जो मूल अधिकार दिए गए हैं तो उसके तहत आपके अनुच्छेद 21 के जो अधिकार है उसका भी निलंबन किया जा सकता है। तो इसमें जो मामला आपका था माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य का, इसमें ये 1964 था। तो 1962 में जो आपात की उद्घोषणा की गई थी कि उपबंधों की संवैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। तो पिटिशनर की अपील खारिज कर दी गई और न्यायालय ने यह कहा कि आपात के दौरान भी निरुद्ध व्यक्ति अपने निरोध की वैधता को इस आधार पर चुनौती दे सकता है कि आदेश आपात विधि के प्राधिकार के बिना पारित किया गया था या अत्यधिक प्रयोजन करता था अथवा दुर्भावना से पारित किया गया था। संक्षेप में आपात के दौरान भी कार्यकारिणी को कानून का सहारा लेना आवश्यक था। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपातकाल और दैहिक स्वतंत्रता की चीजें ऐसी है कि आपातकाल के समय आपकी दैहिक स्वतंत्रता को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है और उस निलंबन के दौरान आप उस मामलों को, यदि आपके के अधिकारों का हनन उस समय किया गया है तो उसके लिए आप बाद में याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे तक हमने देखा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की जो चीजें हैं
उसको हमने न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब हम जो आगे की चीजें हैं उसको कल देखेंगे।